हेलो साथी नमस्कार, मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, हमने पैट के लिए आपके एक सीरीज स्टार्ट की थी और वो जो हमारे पास सिलेबस था, एक जीएस का जो टॉपिक था। जीएस का अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमने इकोनॉमी जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी यानी कि इंडियन जो इकोनॉमी है, सिस्टम है, इसके बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। इससे पहली क्लास में साथियों हमने बात कर ली थी जो इकोनॉमिक्स है उसके क्या क्या सिलेबस है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या इसके अंदर है सिलेबस, वो चीज़ें हमने कवर कर ली थी। और कुछ चीज़ें हमने बेसिक स्टार्ट की थी। इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक था वो क्या था, बेसिक इकोनॉमी। क्या था, बेसिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे पहले साथियों आज बात करेंगे हम, एक तो शब्द मिलता है क्या हमारे पास, इकोनॉमिक्स। क्या शब्द है मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमिक्स है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र। क्या होता है साथियों, अर्थशास्त्र। और एक क्या होता है हमारे पास इकोनॉमी, इसका अर्थ क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन एक ही शब्द से बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहली बार जो अर्थशास्त्र है, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था, अगर मैं इसके इस्तेमाल की मैं बात करूं तो इस्तेमाल हमने बात कर ली थी मौर्य डायनेस्टी में, यानी कि मौर्य जो साम्राज्य था। इतिहास में क्या पढ़ा था हमने साथियों, मौर्य जो साम्राज्य था, आपने नाम भी सुना होगा ना, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये जो चीज़ें थी ये कहाँ पे, मौर्य साम्राज्य में। और मौर्य साम्राज्य के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जी के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। आपने चाणक्य की नीति अक्सर कर सुनी होगी। ठीक है, क्या नाम था इनका, चाणक्य। चाणक्य कौन थे, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इनका साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में पढ़ने को काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं के प्रधानमंत्री कौन थे हमारे पास, चाणक्य थे। और चाणक्य की सहायता से ही कौन हमारे पास, चंद्रगुप्त जो मौर्य जी थे, वे कहाँ के राजा बने थे, मगध साम्राज्य के। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, वो इतिहास का विषय हो जाएगा, उसे बाद में देख लेंगे कभी। तो बात करते हैं जो चाणक्य जी थे, इन्होंने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। चाणक्य ने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र की रचना करी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र की जो रचना करी थी या अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो किसने की थी, चाणक्य जी के द्वारा की गई थी। और चाणक्य के अन्य नाम भी जरूर ध्यान रखना है हमें, कौटिल्य, और जो एक और नाम इनका मिलता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के अन्य दोनों नाम भी हमें ध्यान रखने हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने क्या करी थी, अर्थशास्त्र की रचना करी थी। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, चाणक्य ने जिस समय अर्थशास्त्र की रचना करी थी, तो अगर उसे देखा जाए तो किस विषय के नाम का था वो राजनीतिक शास्त्र था। अर्थशास्त्र जो था क्या था, एक राजनीतिक शास्त्र था। यानी कि इसमें जो वर्णन मिलता है हमें, वर्णन किसका मिलता है, जो मौर्य डायनेस्टी थी, जो मगध साम्राज्य में जो राजनीति थी, उनकी राजनीति का उल्लेख हमें किस में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। और राजनीति अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि प्रशासन मिलेगा, कि वहाँ का जो प्रशासन था, प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है, तो उस बारे में जो मिलेगा उल्लेख, वो किस में मिलेगा, आपके अर्थशास्त्र में मिलेगा। यानी कि अगर मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति हमें जाननी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, चाणक्य जी द्वारा लिखित क्या अर्थशास्त्र में हमें इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर मैं वर्तमान कंडीशन की बात करूं, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं साथियों, जो अर्थशास्त्र है, जो हमारे पास अर्थशास्त्र है, ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा क्या है, शास्त्र। ठीक है, जो हमारे पास अर्थशास्त्र विषय जो है, इकोनॉमिक्स जो विषय सब्जेक्ट है, वो क्या है, दो शब्दों से मिलके बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ क्या होता है, धन। अर्थ का अर्थ क्या होता है साथियों, धन। और शास्त्र का जो अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो क्या होता है, अध्ययन। तो यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें किसका, धन का अध्ययन किया जाता हो, एक ऐसा विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे। एक ऐसा विषय है जो धन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे। ठीक है, हमने एक बात करी थी 1776 में, इससे पहली वीडियो जरूर देखना है आपको, क्योंकि इसमें आपको सिलेबस पता चलेगा और कुछ हमने बेसिक चीज़ें वहाँ पे कवर करी थी। ठीक है, 1776 में एक व्यक्ति थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ठीक है, एक व्यक्ति थे, क्या नाम था इनका, एडम स्मिथ नाम था। इन्होंने क्या करी थी, एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है,
द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई थी ये बुक? एडम स्मिथ के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1776 में। और जो ये एडम स्मिथ थे ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। तो एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी गई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसमें पहली बार अर्थशास्त्र को यानी कि इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट के रूप में पहली बार पब्लिश किया था। यानी कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार एक विषय के रूप में किसने व्यक्त किया था? तो उनका नाम क्या आएगा? एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ को इसलिए क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने की। सबसे पहली चीज, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? अगर रचना आपको मिल जाता है तो रचना किसने करी थी? चाणक्य के द्वारा। अगर बात करें इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स के जनक या इकोनॉमिक्स के पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? एडम स्मिथ होगा। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने पहले भी क्लास कर ली थी, पहले की क्लास में ये हमने कर लिया था। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और एडवांस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चले साथियों, तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते जो इकोनॉमिक्स है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो मेरे पास जो शब्द है इकोनॉमिक्स, जो मेरे पास शब्द है क्या? इकोनॉमिक्स है, यानी कि अर्थ जो शास्त्र है, अर्थशास्त्र जो मेरे पास विषय है, अर्थशास्त्र जो विषय है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी अगर मैं उत्पत्ति की मैं बात करूँ साथियों, इसकी उत्पत्ति हुई थी ओकोनोमिया शब्द से। किसके? ओकोनोमिया, ओकोनोमिया, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है किसकी भाई? अर्थशास्त्र की अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो ओकोनोमिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? ओकोनोमिया। जो ओकोनोमिया जो शब्द है ये आपका किस भाषा का है? तो आपको ध्यान रखना है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है साथियों? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। तो अर्थशास्त्र जो मेरे पास है इसका जो ओरिजिन हुआ है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? ओकोनोमिया शब्द से। किससे हुई है? ओकोनोमिया शब्द। और ये किस लैंग्वेज का है, किस भाषा का है? तो हमें ध्यान रखना है ग्रीक भाषा। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो क्या मिलेगा आपको? यूनानी भाषा मिलेगी, क्योंकि ग्रीक को हिंदी में हम क्या नाम देते हैं? यूनानी भाषा से नाम देते हैं। अब इस जो शब्द की बात करें इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध, गृह प्रबंध, ठीक है। गृह प्रबंधन या गृह प्रबंध, गृह प्रबंध का मतलब घर का प्रबंध, घर का प्रबंधन, यानी कि हमें घर का जो मैनेजमेंट है अपने जो हाउस है इसका होल्ड कैसे करें, ठीक है। हाउस का यानी कि आपके देखो समझने की दृष्टि से मान के चलो आपके पास, आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है। आपके पिताजी ने, आपके जो फादर है इन्होंने आपको क्या दे दिए? 1000 रुपये दे दिया, 10,000 रुपये दे दिए हैं, आपके पढ़ने के लिए गए हैं। और इन 10,000 रुपये को आपको करना क्या है? अपनी फीस में जमा करनी है। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आपको बुक्स लेनी है, आपको शूज लेने हैं, वहाँ पर लेना है। लेकिन आपके जो दोस्त है, कुछ पार्टीबाजी वाले दोस्त है, कुछ अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे वाले, तो इन्होंने क्या किया? आपके जो पैसे थे, आपके जो 10,000 रुपये थे वो आपको किसी पार्टी में उड़वा दिए, ठीक है। सब के सब पार्टी में चले गए। अब अपना जो प्रबंध है, आपको जो 1 महीने के जो पैसे दिए गए थे अपने पिताजी के द्वारा, आप उसका ठीक से प्रबंध नहीं कर पाए। अब दोबारा तो पैसे नहीं मांगोगे, क्योंकि मांगोगे तो पिटाई तुम्हारी होगी, निश्चित है ये तो बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है कि हमें जो चीज़ें, जो भी हमें संसाधन दिए गए, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जितना भी पैसा आपको दिया गया है उसका प्रबंध आप किस तरीके से करोगे, उसका जो प्रबंध है आप किस तरीके से करोगे, उसी को क्या सिखाता है? हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है, यानी कि अर्थशास्त्र सिखाता है। हमने अर्थशास्त्र की बात भी करी थी कल, एक डेफिनेशन की बात करी थी। देखो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है? अगर मैं आपकी बात करूं, आपके पास संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है? बहुत एक सीमित है ना। आपके जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज है वो क्या आपके पास? सीमित है। और जो आपकी वांट्स है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी इच्छाएं जो है, आपकी जो इच्छाएं है, इच्छाएं क्या? असीमित है। आपकी जो इच्छाएं हो क्या है साथियों? असीमित है। यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो क्या आपके पास बहुत ही सीमित है। मैं आपको केवल अपने फैमिली का या किसी का एक उदाहरण मान के चल रहे हो, ठीक है। आपके पास जो संसाधन है वो क्या बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है। और आपकी जो वांट्स है, जो आपकी इच्छाएं है, वो क्या असीमित है। अब इकोनॉमिक्स कैसे सिखाएगा? हमें इकोनॉमिक्स बताता है कि सीमित संसाधनों के साथ, सीमित संसाधनों के साथ अपनी इच्छाएं को कैसे पूरा करा जाए।
सीमित संसाधनों के साथ अपनी इच्छाओं को कैसे क्या किया जाए, अपनी इच्छाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, वही क्या सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। यानी कि सीमित संसाधनों के साथ अपनी ज़रूरत को, अपनी वांट्स को कैसे पूरा किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए, वो हमें क्या सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। अब थोड़ी सी मैं बात करूं, अर्थशास्त्र क्या है, एक सब्जेक्ट है, हमने बात कर ली है। अर्थशास्त्र क्या है, आपके पास एक विषय है। अर्थशास्त्र आपके पास क्या है, एक विषय है, यानी कि एक सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र क्या है, आपका एक विषय है। और कैसा विषय है, इसके अंदर आपको कुछ नियम कायदे दिए हुए, नियम दिए हुए, यानी कि एक सिद्धांत दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र में क्या है, हमें साथियों कुछ सिद्धांत मिलेंगे। और सिद्धांत कैसे मिलेंगे, यानी कि ऐसे सिद्धांत मिलेंगे, यानी कि सीमित संसाधन को, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में हमें क्या होंगे, कुछ हमें जो सहायता प्रदान करे। तो अर्थशास्त्र में हमें क्या मिलेंगे, कुछ नियम कायदे मिले, कुछ सिद्धांत मिले, कुछ प्रिंसिपल मिलेंगे। कैसे प्रिंसिपल मिलेंगे कि सीमित संसाधनों को हम जरूरत के अकॉर्डिंग कैसे इन्हें ढाल लें। अब बात करते हैं, एक शब्द होता है इकोनॉमी। क्या शब्द होता है, इकोनॉमी। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या शब्द है, इकोनॉमी, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि जो कैसी हमें व्यवस्था कैसी करनी है, अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर व्यवस्था कैसे करनी है। तो एक शब्द क्या है मेरे पास, इकोनॉमिक्स, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या हो गया, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र हमने बात कर लिया, क्या एक विषय है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स का जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। आशा करता हूँ कि हिंदी शब्द तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करूँ, ये अर्थव्यवस्था क्या सिस्टम होती है, ये अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था को अगर एक डेफिनेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों के द्वारा, अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत दिए गए, यानी कि जो नियम दिए गए हैं, जब इनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जब इनका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देखो जो अर्थशास्त्र है ये क्या है, आपके पास एक विषय है, केवल एक बुक है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्या है, मेरे पास एक बुक है। मान के चलो आपने बचपन में बुक पढ़ी होगी, नैतिक शास्त्र की एक बुक आती थी, बचपन से आती थी हर विषय क्लास में ये, और उसमें लिखा रहता था अपने बड़ों का सम्मान करो। क्या करे, अपने बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, सभी ने पढ़ी होगी, ये चीज़ें बहुत कॉमन सी होती है। आपने बुक में पढ़ लिया, क्या है, अपने बड़ों का सम्मान करो। क्या है, केवल ये अगर बुक में लिखा हुआ है तो इसे समझो क्या है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है। यानी कि जब तक ये चीज़ हमारे पास केवल बुक में है तो इसे क्या बोलेंगे, हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। लेकिन जब हमने इसमें बुक से पढ़ लिया और अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, जब हमने इस नियम को पढ़ लिया कि अपने बड़ों का सम्मान करो, और इसे पढ़ने के बाद हम क्या करें, इसे प्रयोग में लेकर आ गए, इसे प्रयोग में लेकर आ गए, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, मोटे से तौर पे इतना समझो, जब आपके पास किसी बुक में, जब किसी किताब में कोई चीज़ लिखी हुई है कि केवल वो क्या एक सैद्धांतिक है, कुछ नियम है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम अर्थशास्त्र बोलेंगे। और जब इस नियमों का हम पालन करेंगे, जब इन नियमों का हम प्रयोग करेंगे किसी क्षेत्र पर, किसी व्यक्ति पर, कहीं पर भी प्रयोग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब समझने के लिए हम क्या समझेंगे, मान के चलो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जो विषय है, अगर पहले तो इसकी परिभाषा देख लो, कहीं की अर्थव्यवस्था की थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, अर्थशास्त्र में दिए गए, अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों का, अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग जब हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, तो उसे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांत, यानी कि जो प्रिंसिपल्स है,
जो हमारे पास नियम कायदे हैं। जब अर्थशास्त्र यानी कि एक बुक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में, एक ज्योग्राफिकल जो एरिया होता है उसमें हम प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उस क्षेत्र की जहाँ पर भी हम प्रयोग कर रहे होंगे उसे ये क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। उस क्षेत्र क्या बोलेंगे साथियों, अर्थव्यवस्था बोलेंगे, यानी कि इकोनॉमी बोलेंगे। अब बात चलो मान के चलो, जो देखो ये बुक है इकोनॉमिक्स की, इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए, क्या है हमारे पास कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ प्रिंसिपल दिए हुए हैं, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। जब हम इसे इंडिया पे अप्लाई करते हैं, यानी कि जब अपने भारत पे अप्लाई करते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी। क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जब किसी जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे पास रूल रेगुलेशन जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं, जब हम इसे भारत में प्रयोग करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। जब इसी सिद्धांत को हम चाइना में प्रयोग करेंगे, जब इसी सिद्धांत को हम क्या करेंगे, चाइना में प्रयोग करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि चाइना की अर्थव्यवस्था। जब इसी सिद्धांत को हम यूएसए में प्रयोग करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूएसए की इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कैसी है भाई, वो चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, मोटे से तौर पे एक बात ध्यान रखनी है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंट है। अर्थशास्त्र क्या है, हमारे पास एक विषय है जिसमें हमें धन को कैसे प्रयोग में लाना है, कुछ इसके सिद्धांत दिए हुए हैं। और अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी साथियों, कि इनका हम प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, इसका प्रयोग कैसे करें, किस फील्ड में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक की जो आपकी चीज़ें थी वो कवर हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, कई भाइयों का जो सवाल था कि ये जो विषय आप पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो जीएस के अंदर, ये आपके किस नौकरी के लिए या कहाँ पे ज़रूरी है। तो देखो मैं बात क्लियर कर देता हूँ आपकी, मैंने तो हम यूपी पैट के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस भी एग्जाम में जीएस आती है, वैसे तो आजकल हर भारतीय एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का पोर्शन है ही, ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी जिसमें भी आती है और वन डे एग्जाम हो, वन डे एग्जाम का मतलब है ना कि एक ही दिन में, ऐसा नहीं है कि जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम है जैसे यूपीएससी की जो मेंस चलते हैं वे आपके लिखित में आते हैं, राइटिंग वाले एग्जाम को छोड़कर, रिटन वाले एग्जाम को छोड़कर जो भी वन डे एग्जाम है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हर चीज़ में आपके इकोनॉमिक्स से काम आएगी। किसी भी चीज़ ये एग्जाम के लिए नहीं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की बात करो, चाहे यूपी पुलिस की बात करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करोगे तो आपको इकोनॉमिक्स यहाँ से मिलेगी। और इतने अच्छे से इसे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको एक बार मेरे साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलना है। देखो पढ़ाई का फ़ायदा है तभी जब हम नोट्स साथ के साथ बनाते चलेंगे, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखो मैं बात करता हूँ साथियों, इससे पहले एक थोड़ी सी चीज़ और देख लो, जो हमने अभी बात की है ना इकोनॉमिक्स है, यानी कि अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की कुछ शाखाएं हैं, अर्थशास्त्र की शाखाएं बेसिकली अभी समझ लो। जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, इसे पढ़ने की दृष्टि से या सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांट दिया गया। अर्थशास्त्र को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया। और ये बांटा किसने था, तो एक व्यक्ति थे रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांट दिया। और देखो रेगनर जो फ्रिस है, इम्पोर्टेंट नेम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता है जो एक नोबेल प्राइज होता है, नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। तो इसमें ना इकोनॉमिक्स का क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। और नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था, 1968 में प्रथम व्यक्ति थे रेगनर फ्रिस जिसने क्या नोबेल प्राइज जीता था। तो इसे देखो नोबेल प्राइज की हम बाद में बात कर लेंगे, नोबेल पुरस्कार की प्राइज की बाद में किसी दिन अन्य दिन चर्चा करेंगे, स्टैटिक पोर्शन में आपके ये दिया हुआ है। लेकिन अभी हमें पढ़ना क्या है, अर्थशास्त्र की जो शाखा है। तो अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूँ दो भागों में बांटा गया, दो इसके पार्ट्स है। देखो व्यक्ति एक ही है, मान के चलो आप व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ, मेरे क्या दो हाथ से, व्यक्ति तो मैं अकेला ही हूँ, हाथ कितने हैं मेरे, दो, पैर कितने हैं, दो। उसी प्रकार सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है, इसकी कुछ ब्रांचेज दे दी हमें, शाखाएं दे दी, कितनी शाखाएं, दो शाखाएं। तो दो शाखा कौन कौन सी है, सबसे पहला नाम आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं सही से लिख देता हूँ, शायद आपको राइटिंग भी MICRO मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और एक होता है मैक्रो MACRO, ठीक है। एक शब्द क्या है माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा क्या हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो का जो, अगर मैं माइक्रो की बात करूँ उसका अर्थ होता है छोटा,
क्या होता है साथियों, छोटा, और मैक्रो का अर्थ क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। अभी बात करेंगे क्या सिस्टम है। देखो माइक्रोचिप यानी कि हर चीज़ बहुत छोटी होती जा रही है, तो माइक्रो का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटा, और मैक्रो का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, बड़ा। इसे हम अगर मैं अर्थशास्त्र की भाषा में बात करूं, इसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की, कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, माइक्रो और एक होती है मैक्रो। माइक्रो क्या होती है, व्यष्टि यानी कि एक छोटी चीज़ है, और समष्टि क्या है, एक बड़ी चीज़ है। यानी कि जब हम किसी व्यक्तिगत चीज़ का अध्ययन करेंगे, जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। और जब समस्त की बात करेंगे यानी कि संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण की बात करेंगे, तो संपूर्ण की बात करेंगे तो किस में आएंगे, हमारे पास समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर एक फर्म की, एक फैक्ट्री की, एक कंपनी की, एक उद्योग की बात करेंगे, या किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, तो किस में हम अध्ययन करेंगे इसका, माइक्रो इकोनॉमी में। और जब संपूर्ण की बात करेंगे यानी कि पूरे देश की बात करेंगे, कंप्लीट उद्योगों की बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, तो किस में आएगा, मैक्रो में। अभी केवल एक ही चीज़ अपने माइंड में बिठा के रखना है, क्या पढ़ेंगे, समष्टि का मतलब है संसार, टोटल की बात करें, यानी कि एक याद करने के लिए देखो संसार शब्द दिया हुआ है, यानी कि जहाँ हम कंप्लीट चीज़ों का अध्ययन करेंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, पूरे फर्म की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, माइक्रो में। और जब हम किसी व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक कंपनी की, किसी एक उद्योग की बात करेंगे, तो हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस क्या है, केवल एक कंपनी है ना, रिलायंस है। या मैं जियो की बात करूं, जियो क्या है, एक कंपनी है, तो हम जियो का जो अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे, हम मैक्रो में करेंगे, माइक्रो में करेंगे। और जब मैं कहूँ पूरे देश की अर्थव्यवस्था, क्या कहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था या देश का जो अर्थशास्त्र है, हम देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस में करेंगे, मैक्रो में करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस में करेंगे, मैक्रो का। अब देखते हैं कि इनके संस्थापक हैं। बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की। माइक्रो इकोनॉमी, इसके जो फादर है किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, एडम स्मिथ, ठीक है। जो हमारे पास अर्थशास्त्र के जो जनक थे, कौन थे वे, एडम स्मिथ थे ना साथियों, एडम स्मिथ। तो वही क्या है, माइक्रो इकोनॉमी के भी जनक कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमी के जनक कौन है, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। अगर मैं बात करूं माइक्रो की, तो इसके क्या है, जे.एम. कीन्स, जे.एम. कीन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, एडम स्मिथ। इकोनॉमी के भी जनक कौन है, एडम स्मिथ है। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के भी जनक कौन है, एडम स्मिथ है। तो ध्यान रखना है हमें, फादर ऑफ इकोनॉमी का या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का ये कौन है, एडम स्मिथ जी है। अगर बात करूं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी की, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के पितामह की या जनक की, तो आपको आंसर क्या लगाना है, जे.एम. कीन्स लगाना है। तो ध्यान रखना है, जब किसी पर्टिकुलर एक फर्म की बात करें, किसी एक फैक्ट्री की बात करेंगे, या किसी व्यक्तिगत अध्ययन की बात करेंगे, तो कहीं में पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और जब हम टोटल की बात करेंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था, सभी उद्योगों की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, तो उसका अध्ययन कहीं में करेंगे साथियों, मैक्रो इकोनॉमी यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ तक की चीज़ें आशा करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र की, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र की, ठीक है। अर्थव्यवस्था के जो हमारे पास क्षेत्र है, अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है, अब मैं बात करता हूँ उनकी, ठीक है। अब देखो अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था के अक्षेत्र, हेडिंग डाल लीजिएगा, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के अक्षेत्र, ठीक है। वास्तव में तो आर्थिक गतिविधियां इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आर्थिक गतिविधियां, क्या बोला जाता है साथियों इन्हें, आर्थिक गतिविधियां, ठीक है। जो आर्थिक गतिविधियां है हमारे पास 3 प्रकार के, बहुत बेसिक सी चीज़ है। और यहाँ से पिछली बार भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था,
और जो अभी लास्ट टाइम जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है यहाँ से भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इनडायरेक्टली रूप से। और जो यूपी पैट था, यूपी पैट में यहाँ से बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी बात करेंगे इसकी हम यहाँ पे। देखो आर्थिक गतिविधियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 क्या आएगी, प्राथमिक गतिविधि, क्या आएगी, प्राथमिक। नंबर 2 आएगी हमारे पास द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, और नंबर 3 आएगी तृतीयक गतिविधियाँ, तृतीयक गतिविधि। तो अर्थशास्त्र की जो गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधियाँ, इन्हें हमने कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। नंबर 1 प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो टर्सरी है यानी कि तृतीयक है। तो 3 अक्षेत्र में हमने विभाजन किया गया है आर्थिक गतिविधियों का। कितने अक्षेत्र में साथियों, 3 भागों में बांटा गया है। अब प्राथमिक अक्षेत्र में क्या आएगा, जो भी चीज़ हमें प्रकृति से डायरेक्टली मिली है, जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिली हुई है उसे हम किस में रखेंगे, प्राथमिक अक्षेत्र में रखेंगे। जो भी चीज़, जो भी वस्तु, जो भी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, डायरेक्टली भगवान से मिली है, जहाँ पे मनुष्य को कोई रोल ही नहीं है, वो किस में आएगी, हमारे पास वो अक्षेत्र आएगा प्राथमिक अक्षेत्र, यानी कि सबसे पहली चीज़। अब इसमें हम क्या कर रखेंगे, सबसे पहले तो आएगा एग्रीकल्चर, यानी कि अगर मैं कृषि की मैं बात करूँ, कृषि आपका किसका है, प्राथमिक अक्षेत्र का है। दूसरा क्या आ जाएगा, मत्स्य पालन किस में आ जाएगा, हमारे पास प्राथमिक अक्षेत्र में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों की, तो मेरे साथियों पेड़ पौधे भी कहां से आते हैं, डायरेक्टली आते हैं ना, प्राथमिक अक्षेत्र से खुद होते हैं ना ये। तो प्राथमिक अक्षेत्र में क्या क्या आएंगे, जो भी चीज़ें, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी चीज़ें हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिली हुई है, जो भी चीज़ें हमें नेचर मिली हुई है, नेचुरल मिली हुई है, उन्हें हम कहीं भी रखेंगे, प्राथमिक अक्षेत्र में रखेंगे। तो प्राथमिक गतिविधियों में कौन सी वस्तुएं शामिल होगी, कौन सी चीज़ें शामिल होगी, जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिली हुई है, प्रकृति से मिली हुई है। डायरेक्टली कहाँ से मिली है, प्रकृति से मिली हुई है। जैसे पशुपालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से आएगी, प्राथमिक अक्षेत्र से। जो द्वितीयक अक्षेत्र से बोलते हैं हम औद्योगिक अक्षेत्र, क्या बोलते हैं इसे, औद्योगिक अक्षेत्र। जो सेकेंडरी अक्षेत्र होता है, जो द्वितीयक अक्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक अक्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, औद्योगिक अक्षेत्र बोलते हैं। यानी कि औद्योगिक अक्षेत्र में हमें किसे शामिल करेंगे, तो प्राथमिक अक्षेत्र का प्रयोग करके, प्राथमिक क्षेत्रों का प्रयोग करके जब हम किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ का हम निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम औद्योगिक अक्षेत्र, यानी कि सेकेंडरी जो हमारे पास अक्षेत्र है उसमें हम इसे रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मैं, क्या है मेरे पास, अगर कोई संसाधन है, कच्चा तेल है, ठीक है, वो कहाँ पे, यहाँ पे है। लेकिन अगर मैंने एक बस बना ली है, अब मैं मार्कर ले रहा हूँ, मार्कर क्या है मेरे पास, प्राथमिक चीज़ों का तो मैंने प्रयोग किया होगा, लेकिन अब क्या है, एक बना हुआ है ना किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी क्षेत्र में। जैसे आपके मैं डिजिटल ये बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड भी कैसे हमने बनाया हुआ है ना खुद, भाई इसमें गत्ता लगा हुआ है, पेड़ पौधे से गत्ता प्राप्त किया है, यानी कि लकड़ी का प्रयोग किया है, जो हमने जंगल से लेके आए थे, पेड़ से लेके आए थे। तो हमने प्राथमिक चीज़ों का प्रयोग करके जब हम किसी चीज़ का उद्योग में निर्माण करते हैं, जब भी हम इसे निर्माण में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, द्वितीयक अक्षेत्र। द्वितीयक अक्षेत्र को औद्योगिक अक्षेत्र के साथ विनिर्माण अक्षेत्र भी बोला जाता है, विनिर्माण अक्षेत्र। तो द्वितीयक अक्षेत्र को क्या नाम देते हैं हम, औद्योगिक अक्षेत्र या विनिर्माण अक्षेत्र। इसमें क्या चीज़ें आएंगी, वह सब चीज़ें शामिल होगी जिसे हमने बनाया है, जिसे मनुष्य ने बनाया है। प्राथमिक में जिसे प्रकृति से मिला हुआ है, द्वितीयक में जिसे मानव ने बनाया हुआ है, यानी कि मानव निर्मित चीज़ों को हम कहाँ रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र में। एग्जाम्पल के नाम का आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बस रख लो, कार रख लो, मोटरसाइकिल रख लो, मोटर बाइक रख लो, ठीक है। मार्कर मेरे हाथ में है, मैं बोर्ड की बात करूं तो ये सब के सब चीज़ कहाँ से आ जाएंगे मेरे पास, क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के। जैसे आपके हाथ में अभी क्या है, मोबाइल ले रहे हो आप, तो मोबाइल भी कहाँ से आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिला हुआ है, द्वितीयक क्षेत्र जो हमें उद्योग में हमने निर्माण किया है, और तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं हम, इसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे हम किसी चीज़ का नहीं प्रयोग करेंगे, जहाँ व्यक्ति खुद से सेवा दे रहा हो, जहाँ व्यक्ति खुद से सेवा दे रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र बोलेंगे। जहाँ व्यक्ति
खुद से सेवा दे रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, सेवा अक्षेत्र बोलेंगे। यानी कि जहाँ पर मानव संसाधन, यानी कि मानव को संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, मानव को संसाधन के रूप में प्रयोग। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास मैं बोलूं बैंक है, ठीक है, बैंक क्या है, एक पूरी कंपनी, एक संस्था है, वो क्या आ जाएगा, हमने निर्माण किया, इसमें क्या है, कंप्यूटर का भी प्रयोग हो रहा है। कंप्यूटर क्या है, द्वितीयक क्षेत्र की है। अगर मैं बात करूं लैपटॉप का प्रयोग हो रहा है, कहाँ के, द्वितीयक क्षेत्र का है। हम कुछ इसमें एटीएम मशीन की बात कर रहे हैं तो कहाँ का है, द्वितीयक क्षेत्र का है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैनेजर की, क्या साथ है, मैनेजर क्या व्यक्ति ने बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया है। क्या प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, नहीं। मैनेजर क्या एक पोस्ट है जो कि हमें क्या करे, सेवा प्रदान कर रहा है। तो अगर मैं बैंक मैनेजर की बात करूं या बैंक कर्मचारी की मैं बात करूं तो आप किस में रखोगे इसे, सेवा क्षेत्र में। जैसे हमने एक बस बनाई है, बस क्या है मेरे पास, जो रोडवेज बस है, प्राइवेट जो भी बस है, गाड़ी है, बस क्या में आएगी हमारे पास, द्वितीयक क्षेत्र में। लेकिन जब बस को चलाने वाला जो ड्राइवर है, बस को जो चलाने वाला अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर की बात कहीं में करेंगे हम, ड्राइवर की बात कहीं में करेंगे साथियों हम तृतीयक क्षेत्र में, यानी सेवा क्षेत्र। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, कितने क्षेत्र में बांटा गया, 3 क्षेत्र में। कौन कौन से क्षेत्र है साथियों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइजन किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में वो सब चीज़ें शामिल होगी जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिलती है, जो वो सब चीज़ें शामिल होगी साथियों जो डायरेक्टली हमें कहाँ से, प्रकृति से मिली हुई है। जैसे कृषि की बात करूँ, मत्स्य पालन की बात करूँ, पेड़ पौधों की बात करूँ, खनन की बात करें तो किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक में क्या आएगा, जहाँ मानव ने प्रकृति से जो चीज़ें मिली हुई थी उनका विनिर्माण कर दिया, दोबारा से यूटिलाइज कर दिया, दोबारा हमने फैक्ट्रियों में जाकर उसको थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दिया, तो कहीं में आएगा द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे बस मान लो, बोर्ड मान लो, मोबाइल मान लो, मार्कर हो जाएगा, ठीक है। अगर मशीनों की बात करूं वो सब कहीं में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र। तो इसे क्या नाम देते हैं हम, विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बात करें तीसरे क्षेत्र की, थर्ड जो क्षेत्र है मेरे पास, तृतीयक जो है उसे हम बोलेंगे सेवा क्षेत्र। आपके यूपी पैट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूपी पैट का पेपर उठा के देखना, सेकंड शिफ्ट का, तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि सेवा क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में किस भाग में हम रखेंगे, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन सिंपल आपके लिए जब होगा तब आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। जब तक चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होगी तो वो चीज़ें हमेशा भारी ही लगती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो पहचान कर लोगे किसकी कहीं में आएगा। अगर नहीं भी कोई चीज़ें समझ आती है तो आप कमेंट सेशन में आप इसमें लिख सकते हो। तो एक बार इसे देख लेते हैं। तो हमने प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ली, द्वितीय की। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फर्टिलाइजर की मैं बात करूँ, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। अगर मैं उर्वरक की बात करूं तो आपको कमेंट में बताना है कि किस क्षेत्र में आएगा। तो फर्टिलाइजर किसका है, हमारे पास द्वितीयक क्षेत्र का है। मैं बात करूं विद्युत की, बिजली की, जो हमारे पास आपके पास एलईडी जो बल्ब जले हुए हैं, विद्युत की अगर मैं बात करूं, ये भी किस में आएगा, हमारे पास द्वितीयक में, क्योंकि हमने नदियों का प्रयोग करके या किसी चीज़ का प्रयोग करके हमने क्या बनाया, द्वितीयक क्षेत्र में इसका बनाया है। तो फर्टिलाइजर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का, विद्युत हो जाएगा, लौह इस्पात हो जाएगा, लोह इस्पात हो जाएगा। तो ये सब कहीं का द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। और तृतीयक क्षेत्र में बैंक मैनेजर ध्यान रखने, ड्राइवर ध्यान रखने, टीचर है वो भी कहीं में आएगा। आपको सेवा दे रहा है तो किस में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। अब कुछ होते हैं जैसे इसमें जॉब करने वाले के लिए अलग ही एक प्रोफेशन होता है, कुछ हम कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करेगा उसे हम बोलेंगे रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ठीक है। क्या नाम है, रेड कॉलर जॉब है, ठीक है। अगर मैं बात करूं द्वितीयक क्षेत्र में, देखो द्वितीयक क्षेत्र में 2 तरह के काम करेंगे वर्कर। एक होंगे कुशल सैनिक, कुशल सैनिक, यस कुशल जो व्यक्ति होंगे, सैनिक तो गलत रहेगा ना, कुशल जो व्यक्ति होंगे, कुशल के लिए जो जॉब होगी वो होगी व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब। और जो अकुशल होंगे, जो अकुशल व्यक्ति होंगे, अकुशल जो व्यक्ति होंगे, उनके लिए जो जॉब होगी वो होगी ब्लू कलर जॉब, ब्लू कलर जॉब है। तो थोड़ी सी इन्हें भी ध्यान रखना है। तो रेड कॉलर जॉब किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में है। व्हाइट कॉलर जॉब द्वितीयक क्षेत्र में है। ब्लू कॉलर जॉब भी कहाँ पे, द्वितीयक में। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति खनन में काम करता है, कोयला खनन में काम कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ब्लैक कलर जॉब,
ब्लैक कॉलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब है। तो इतनी चीज़ें आशा करता हूँ कि समझ में आ गया हो। देखो मुख्यतः जो आर्थिक गतिविधियाँ 3 भागों में बांटा गई हैं, लेकिन वर्तमान में इसे और भी बढ़ा दिया गया है। जैसे एक नया अक्षेत्र इसमें जोड़ दिया गया है, चतुर्थक अक्षेत्र। चतुर्थक अक्षेत्र, चतुर्थक अक्षेत्र, चतुर्थक अक्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? जो प्रौद्योगिकी के आधार पर काम करे, जो प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी का यूज करके या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको जो ऑनलाइन क्लास मिल रही है, ये क्या एक टेक्निकल चीज़ है ना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आप रख सकते हैं ऑनलाइन टीचर को, ऑनलाइन टीचर, ठीक है। ऑनलाइन टीचर की अगर आप कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ले रहे हैं तो कहाँ पर आ जाएगा? हमारे पास चतुर्थक अक्षेत्र में आ जाएगा। ऐसे ही पंचम अक्षेत्र भी दिया हुआ है। पंचम अक्षेत्र में क्या हो जाएगा? वे सब व्यक्ति जो पूरे सिस्टम को जो चला रहे हैं, जो सबको टैकल कर रहे हैं, जैसे पूरे देश को चलाने के लिए जो भी व्यक्ति प्रयोग कर रहे होंगे, जो पूरी एक अर्थव्यवस्था को चेंजमेंट कर दे, जिसमें वो कहीं आ जाएगा पंचम में। मुख्यतः केवल 3 आपके काम के एग्जाम की दृष्टि से केवल 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आशा करता हूँ कि तीनों चीज़ें आपके समझ आई होगी। अगर कोई भी किसी भी चीज़ में कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में आप लिख सकते होगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में भी इसे दोबारा से समझा दूं। और थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण आपकी क्लासेज कंटिन्यू नहीं चल रही है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर विषय पैट का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको यहाँ पर इसी चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपका पेपर 1 मंथ पीछे चला गया है। पहले सितंबर में इसकी डेट फिक्स थी 18 सितंबर में, लेकिन फॉर्म ज़्यादा होने के कारण इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि गवर्नमेंट ने कर दिया है 15-16 अक्टूबर को। तो आपका पढ़ने का बढ़िया मौका मिल चुका है अभी, और आपको बहुत अच्छे से सिलेबस की एक एक यूनिट अच्छे से कवर करनी है, सबको पढ़ना है। वैसे तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको चीज़ें कराएंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका।